Welcome back students to Biotechnology Principles and Processes Part 2. As in Part 1 we had studied about the tools of biotechnology or tools for recombinant DNA technology, and we had studied about restriction enzyme and conventional naming of restriction enzyme and DNA ligases enzyme. Now let us study DNA polymerases. As you know that these are the enzymes. Which enzymes? The DNA polymerases enzyme. They are used to synthesize new molecules of the desired DNA or the recombinant DNA. जो भी recombinant DNA या जो desired DNA है उसकी जब हमको ज़्यादा कॉपीज़ बनानी है तो ये जो DNA polymerases एंजाइम है इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो DNA पॉलीमरेजेस एंजाइम होता है ये नॉर्मली या नेचुरली ही ये एंजाइम्स जो हैं ये किसी भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। वाई? बिकॉज दीज DNA पॉलीमरेजेस एंजाइम दे हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन। सो यहाँ पर एक हमको DNA पॉलीमरेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज़ द क्लोनिंग वेक्टर्स। अब ये जो हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, इनको हम व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग भी कहते हैं। मतलब जो हमको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है उस रिकॉम्बिनेंट DNA की, ठीक है, यानी कि उसके क्लोन्स बनाने हैं। ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज द क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्या है क्लोनिंग वेक्टर्स? दे आर ऑल्सो नोन एज द व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग। और उसके साथ के साथ दे ऑल्सो सर्व टू ट्रांसफ़र द फॉरेन DNA इनटू द होस्ट सेल। फिर ये जो नया DNA या बहुत सारी कॉपीज़ जो DNA की बनती हैं उसको किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है इट इज़ ऑल्सो डन बाय द क्लोनिंग वेक्टर्स। तो जनरली जो कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं दे आर द प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस। तो सबसे पहले आपको बता दें व्हाट आर द प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स जो होते हैं दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA molecules which are found in many bacteria and yeast। क्या होते हैं प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, कि ये जो हैं क्रोमोजोम के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये अब जब हमने क्लास 11th में बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था तो उसके अंदर हमने प्लाज्मिड्स भी देखा था कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये सर्कुलर DNA होते हैं। दे आर डबल स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट और द प्रोकैरियोटिक सेल्स। वाई वी आर सेइंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल? क्योंकि ये क्रोमोजोम से बाहर मिलने वाले DNA हैं और ये DNA कैसा है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। और ये भी दे आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जिस तरीके से DNA का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है अपने आप ही उसी तरीके से प्लाज्मिड्स जो होते हैं, चूँकि ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने आप रेप्लिकेट करते हैं। इसका मतलब है अपनी जैसी कॉपीज़ जो हैं वो बनाते हैं। द नेक्स्ट क्लोनिंग वेक्टर इज़ द बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेजेस क्या है? बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं दे आर द वायरसेस। क्या होते हैं बैक्टीरियोफेजेस? बैक्टीरियोफेजेस दे आर द वायरसेस। ये क्या करते हैं? बैक्टीरियोफेजेस को याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ये वायरसेस होते हैं और जो कि बैक्टीरिया की सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेजेस। और इनकी एक स्पेशलिटी क्या होती है कि ये उसको इन्फेक्ट कैसे करते हैं किसी बैक्टीरिया की सेल को। ओके, समझो कि ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके बाहर अगर कोई बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरियोफेज के अंदर जो उसका DNA है तो ये समझिए कि ये एक पूरा का पूरा आपका बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर ये इसका DNA का मॉलिक्यूल है। तो जब ये किसी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं पहुंचता, ये सिर्फ इसके DNA को जो है अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जब DNA जो कौन सा वाला DNA, ये बैक्टीरियोफेज का जो वायरस का DNA है ये क्या हो जाता है, ये होस्ट के DNA या बैक्टीरिया के DNA के अंदर पहुंच जाता है। और द DNA इंजेक्टेड इनटू द सेल रेप्लिकेट्स एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द होस्ट सेल। फिर ये DNA क्या करेगा, ये इसके DNA के साथ मिल जाएगा
और अपनी ही जैसी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। सो द DNA विच इज़ इंजेक्टेड इनटू द सेल रेप्लिकेट्स एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, मतलब अब ये जो है इसका DNA अंदर जाकर ये अपने ही जैसे बैक्टीरियोफेजेस के मॉलिक्यूल्स जो है ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर बना लेगा, बहुत सारे नंबर में ये इंक्रीज़ करेगा, जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया की जो वॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाती है और सारे अंदर से जो वायरसेस के पार्टिकल्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज़ बन गई इस तरीके से। तो दो हैं जो दे आर यूज्ड एज द क्लोनिंग वेक्टर्स, they are the plasmids and the bacteriophages. Okay, so plasmids and bacteriophages, they are the commonly used vectors. और presently जो genetic engineered या सिंथेटिक वेक्टर्स जो हैं उनका भी यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि दे आर ईजीली लिंकिंग द फॉरेन DNA एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स इट बिकम्स ईजी। ठीक है, तो आजकल जो है सिंथेटिक वेक्टर्स उनका भी यूज़ किया जा रहा है, और ये जो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस है दे आर द नेचुरल वेक्टर्स। अब कोई भी अगर क्लोनिंग वेक्टर है या जिसको भी हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि देयर शुड बी फॉलोइंग फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के अंदर अगर हमको किसी DNA की या किसी रिकॉम्बिनेंट DNA की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो उसमें फैसिलिटेट करना है क्लोनिंग को। क्लोनिंग क्या है? मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। तो मल्टीपल कॉपीज़ तभी बनेंगी किसी वेक्टर के अंदर जब उसमें फॉलोइंग फीचर्स जो हैं दे विल बी प्रेजेंट। सो व्हाट आर द फीचर्स विच शुड बी प्रेजेंट इन अ क्लोनिंग वेक्टर? वेरी फर्स्ट फीचर दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए जो पॉइंट्स हमने पीछे देखे थे वो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखे थे। नाउ वी विल सी दिस पॉइंट्स इन डिटेल। सो व्हाट वाज दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? दैट उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ORI भी बोल रहे थे। एंड दिस इज़ द सीक्वेंस वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस है जहाँ पर कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन। और कोई भी जो एलियन DNA या जो फॉरेन DNA है, जब ये इस ORI के पास लिंक होता है तभी जो है होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, देखिए नाउ लेट अस सी ओवर हियर कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की सीक्वेंस से जो है रेप्लिकेशन रिकॉम्बिनेंट DNA का स्टार्ट होता है। समझिए कि ये एक कोई रिकॉम्बिनेंट DNA है जिसमें कि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो प्रेजेंट है और इससे हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। ना इसी दिस इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, अब इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आकर कोई इनिशिएटर बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर में इनिशिएटर आकर जो है ORI के साथ अटैच हो गया। इसमें डिटेल इज़ नॉट देयर इन योर पार्ट, बट ये किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि RNA प्राइमर्स जो हैं, हमने DNA रेप्लिकेशन पढ़ा है, उसमें क्या होता है RNA प्राइमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये RNA प्राइमर्स फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो एक और दूसरा हेलिकेज एंजाइम है, RNA प्राइमर्स का सिंथेसिस होगा, फिर उसके बाद जो हेलिकेज एंजाइम है उससे जो DNA का जो मॉलिक्यूल है उसकी अनवाइंडिंग होगी। ये देखिए ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर ये ओपन हो गए DNA का मॉलिक्यूल, जो डबल स्टैंडर्ड DNA था ये यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो गया और यहाँ पर RNA प्राइमर्स जो है आकर जुड़ गए। हेलिकेज ने इस पूरा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था उसको सिंगल हेलिक्स में ब्रेक कर दिया और इस सिंगल हेलिक्स के साथ आकर ये SSB या सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़ गए। फिर इसके बाद क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से फिर ये यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद पॉलीमरेज की हेल्प से फिर से नए जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका फॉर्मेशन होगा, जैसे नए DNA का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा विच विल बी द क्लोन्स ऑफ दिस DNA। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कि कोई भी क्लोनिंग वेक्टर अगर है
तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज़ यही वो सीक्वेंस है जहाँ पर कि रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। या कोई भी जो एलियन डीएनए या जो फॉरेन डीएनए है, ये इसी जगह पर जब लिंक होता है तभी जो है वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई होगा। ओके, now we'll see the next part, that is selectable markers. Now what are selectable markers? सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं ये जीन्स होते हैं, ठीक है। अब डीएनए में जब कुछ भी बात हो रही है तो वो सब जीन से ही रिलेटेड होगी। जैसे ओरिजिन में हमने देखा कि वो भी जीन की सीक्वेंस है जो कि किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर रही है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या हैं? दीज अ मार्कर, इट इज़ अ जीन which facilitate the identification and selection of the transformants and the elimination of the non-transformants. In this way, the transformants can be permitted to grow. अब क्या कर रहा है ये सिलेक्टेबल मार्कर? ये एक ऐसा आइडेंटिफाई या ये एक ऐसा मार्कर जीन है, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि जो भी कोई एक जहाँ पर कि हम ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पर कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस चल रही है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हम क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि किसके अंदर वो जीन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जा चुका है और किस में नहीं जा चुका है। तो जिसमें जा चुका है वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ है उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने के लिए जो है ये सिलेक्टेबल मार्कर्स दे आर used. So these selectable markers, they are the genes which will facilitate the identification and the selection of the transformants. और फिर जब ट्रांसफॉर्मेंट्स अलग से पहचान में आएंगे तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको उस कॉलोनी से अलग कर दिया जाता है और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स को ही आगे ग्रो करने के लिए परमिट किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स आर दोज which have incorporated the alien DNA introduced into the host cell and it gets incorporated into the genome of the host. ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होते हैं जो कि क्या हो गए हैं, होस्ट सेल के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए। समझिए कि ये कोई होस्ट सेल है, उसके अंदर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, क्योंकि ये एक फॉरेन डीएनए था, उसको हमने इस डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया। अगर इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसको तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, और अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो उसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ किया जाता है। ना व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेंट्स? ये जो हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना, तो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। तो यहाँ हमने क्या किया है, कोई जो फॉरेन डीएनए था जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके पीस को अगर हमने होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया और उस होस्ट सेल के डीएनए ने उस नए वाले फॉरेन डीएनए को अगर अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा, अब नॉर्मली यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ रेड और कुछ वाइट जो हैं वो कॉलोनीज़ दिखाई दे रही हैं, या कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेंट्स है इसमें, कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, ठीक है। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिनने कि अपने अंदर फॉरेन डीएनए नहीं लिया, वो है ब्लू वाले, और जिसने अपने अंदर ले लिया वो है वाइट वाले। किस तरीके से है, ये जब पूरा का पूरा सिलेक्टेबल मार्कर्स आगे आएगा ये हम वापस देखेंगे। तो नॉर्मली जो है द जीन कोडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन,
Tetracycline, chloramphenicol, etc. are considered as the useful selectable markers for E. coli. E. coli में सिलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में जो है क्या यूज़ किया जाता है ज़्यादा करके? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल एक्सेट्रा. These are considered as the useful selectable markers for एस्चेरेशिया कोलाई. अब क्या होता है कि किस तरीके से ये जो नॉर्मल एस्चेरेशिया कोलाई होता है, ये जो नॉर्मल ये ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसमें किसी भी एंटीबायोटिक्स के लिए कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं होती है. मतलब कि अगर इस बैक्टीरिया के अंदर या इस बैक्टीरिया को जहाँ हम अगर किसी कॉलोनी में ग्रो कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम एंटीबॉडी डाल देते हैं उस बैक्टीरिया के साथ, तो क्या होंगे? वो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर जो है कोई भी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का कोई जीन प्रेजेंट नहीं है जो कि उस एंटीबायोटिक से लड़ सके. दैट इज़ वाई क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स सब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में. दैट इज़ द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स. नॉर्मल ई कोलाई जो होता है, ये मैंने आपको बताया कि दे डू नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स. किसी भी एंटीबायोटिक्स के लिए इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होता है. ठीक है. और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे हो गए? जिसमें कि रेजिस्टिविटी नहीं है. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे हो गए? जो कि नॉर्मल वाले हैं जिसमें कि एंटीबायोटिक्स के लिए कोई रेजिस्टिविटी नहीं है. लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होंगे जो कि क्या करेंगे? दे विल कैरी द रेजिस्टेंस टू दीज एंटीबायोटिक्स. ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हो गए? जिसमें कि इस एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टिविटी होगी. ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने का ये एक एंटीबायोटिक्स का भी तरीका है. ठीक. देख सकते हैं यहाँ पर क्लोनिंग इनटू अ प्लाज्मिड. ये जैसे एक प्लाज्मिड है, इसमें हमने जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यहाँ पर डाल दिया. ये ई कोलाई के ही अंदर है ये. फिर उसके बाद ये जो प्लाज्मिड है ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है. ठीक है. फिर यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम. यहाँ पर हमने पहले एक जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डाल दिया. ये हो गया सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में. ठीक है. ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है. इस प्लाज्मिड के अंदर एक जीन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का डाल दिया गया है. उसके बाद क्या है? यहाँ पर ये एक फॉरेन डीएनए है जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है. ठीक है. अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को. ये यहाँ पर हमने देखा कि ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको रिमूव कर दिया. ठीक है. ये भी ई कोलाई की बात हो रही है. अब यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया. इसके स्टिकी एंड्स जो हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था, और दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो है इसको कट करते हैं. तो सेम स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन होने से फिर डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं? इस डीएनए का इंसर्शन. देखिए डीएनए का इंसर्शन एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्लाज्मिड्स की हेल्प से हम करेंगे, तो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से हम करेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर का क्रोमोसोम है. फिर ये बैक्टीरियोफेज से हमने इसको इन्फेक्ट कराया. ठीक है. ये डीएनए का इंसर्शन, ये देखिए ये वाली जो चीज़ थी दिस वन, ये आ गई इसके अंदर. इसको हमने इसके अंदर इंसर्ट करा दिया. चूँकि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, तो ये देखिए जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस तरीके से ये क्लोनिंग हो गई एक बैक्टीरिया सेल के अंदर. ठीक है. और क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हमने क्या यूज़ किया? दैट वाज द प्लाज्मिड. ये दिस इज़ द वेरी क्लियर डायग्राम. इट इज़ नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी. इट इज़ क्लियर. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया प्लेटेड ऑन द मीडियम ऑफ प्लस एंटीबायोटिक. ये जो ये सारे के सारे ये बैक्टीरिया थे, इनको हम क्या करेंगे? इसको एक मीडियम में डाल देंगे जिसके कि अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट होगा. तो इसके अंदर अब देखिए ये जो पिंक पिंक कलर के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं जिसके कि अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि जिसके अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो आ गया. ठीक है. तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है
ये वाले बैक्टीरिया जिसके अंदर की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रो करेंगे। किस में, जिस मीडियम में एंटीबायोटिक प्रेजेंट है उसके अंदर वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओनली दैट बैक्टीरिया विल ग्रो जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस। तो ये कल्चर से हम इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले जो हैं ये बैक्टीरियाज को सेपरेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं इसको सेपरेट करके जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द क्लोनिंग इनटू अ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है, ये किस तरीके से इसकी क्लोनिंग होती है, किस तरीके से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं उसका फॉर्मेशन होता है। यू कैन सी ओवर हियर, देखिए यहाँ पर ये कॉलोनीज़ हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को शो कर रही हैं। ब्लू वाली जो हैं दे आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और वाइट वाली जो हैं दे आर द ट्रांसफॉर्मेंट्स। कि जिसमें कि वाइट वाली कौन सी है, जिसके के अंदर वो रेजिस्टिविटी का जीन जो है वो आ गया है। अब यहाँ पर यही जो बता रहे हैं एक और इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में है। तो हम एक कॉलोनी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर वेदर इट इज़, हर एक में ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लू और वाइट का कलरेशन का फॉर्मेशन हो। एक तो हमने देख लिया कि एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेंगे। और ये जब हम दूसरा देख रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कि कलर का फॉर्मेशन से हम पता लगाएंगे कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जीन्स कोडिंग सर्टेन, हम अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जो इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर था उसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट इफ़ यू रिमेंबर उसमें होता है कि जब लैक ओपेरॉन वाला हम पार्ट देखते हैं उसमें हम लैक ओपेरॉन में हम देखते हैं कि ZYA नाम के 3 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नाउ यू सी ओवर हियर जीन्स कोडिंग सर्टन एंजाइम्स जैसे कि बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, जीन्स कोडिंग सर्टन एंजाइम जैसे कि बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये एंजाइम का फॉर्मेशन जो होता है ये जीन लेग जेड से होता है। देखिए पूरे के पूरे इस तरीके से जीन लगे होते हैं जो कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं। Z, Y और A ऐसे 3 जीन लगे होते हैं। जो ये Z वाला जीन जो होता है जिसको कि हम लेग जेड जीन कह रहे हैं, इसका काम क्या होता है कि ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसी का ही यूज़ जो है ये सिलेक्टेबल मार्कर्स में किया जाता है। ओके, किस तरीके से, तो ये जो होते हैं जब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जब ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं उस दौरान क्या करते हैं, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस या ब्लू कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है जब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म बीटा गैलेक्टोसिडेज करता है। ओके, so genes coding certain enzymes like beta galactosidase coded by gene LEGZ, they are also used as the markers. They use chromogenic substance in the medium to differentiate by the development or the non-development of the color by the non-transformants and the transformants. देखिए अब यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उसमें क्या होगा, वाइट कलर हो जाएगा। ओके, तो जो नॉर्मल कंडीशंस होती है वो ब्लू कलर की होती है, और जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो वाइट कलर की होगी। तो इनको भी हम सिलेक्टेबल मार्कर्स में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सी ओवर हियर, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो हम देख चुके हैं। अब एक जो आता है एक और प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब अगर कोई डीएनए है, ठीक है, जैसे मैंने आपको वही Z, Y और A की बात करी थी। ओके, समझिए कि ये वाला जो था आपका Z जीन था, इसके पास में अगर मैं कोई और
जीन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो Z है ये अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर देगा। सो दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हम किसी कोडिंग सीक्वेंस के अंदर, ये कोई कोडिंग सीक्वेंस है, इस किसी कोडिंग सीक्वेंस के डीएनए की किसी कोडिंग सीक्वेंस में हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराया, तो जिससे जो कोडिंग सीक्वेंस है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो यहीं पर था वो Z जीन जो था वो ब्लू कलर का फॉर्मेशन कर रहा था लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। तो जैसे ही हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर डाल दिया तो ये अपना काम जो है वो बंद कर देगी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, तो इससे भी पहचान लिया जाता है कि कॉलोनी जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन सी है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन सी है। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब किस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है ये देखिए, इसके सारे पॉइंट्स, फिर से सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। इस पार्ट में हम इसके सारे पॉइंट्स लेट अस सी। तो वेरी फर्स्ट इज़ द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि हम डीएनए का क्या करेंगे, पहले आइसोलेशन करेंगे। डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद उसके कई पीसेस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ऑल द पॉइंट्स वी विल सी लेटर। Then isolation of the desired DNA fragment by gel electrophoresis, amplification of the desired DNA fragment by the polymerase chain reaction, ligation of the DNA fragment into the vector by DNA ligase, then transferring the recombinant DNA into the host, identification of the recombinants, culturing of the cells, the host cells in a medium at large scale in the bioreactor, and the extraction of the desired product by the downstream processes. वन बाय वन ऑल दिस प्रोसेसेस जो है, दिस इज़ द स्टेप वाइज प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हम एक एक करके देखेंगे। हमने हर एक को पीछे देख लिया जिसमें कि एक जनरलाइज्ड वे में हमने उसको देखा। नाउ वी विल सी इन डिटेल एग्जैक्टली किस तरीके से हमने इसके पहले बार बार देख रहे थे कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आइसोलेट कर लिया, लेकिन किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है या किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना वर्क करते हैं। फिर उसके बाद डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को किस तरीके से हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ कैसे बनती है, फिर डीएनए लाइगेज कैसे वर्क करता है, फिर रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को कैसे आइसोलेट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर लार्ज स्केल में उसको बायोरिएक्टर में कैसे कल्चर किया जाता है, फिर उस डिज़ायर्ड प्रोसेस को एक और प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है टेस्टिंग के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ऑल दिस प्रोसेस नाउ वी विल सी इन डिटेल इन आवर पार्ट 3। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसके आगे का जो पार्ट है पार्ट 3 में और ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कंटिन्यूसली यू विल वॉच ऑल द 3 वीडियोज़ वन बाय वन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।